रिपोर्ट में बताई गई तारीख और समय 27 फरवरी 2002 को 7:55 है। अपराध का ब्यौरा कोच में आग लगना नियम दिखाया गया है। उसी रिपोर्ट में घटना की तारीख और समय के सामने लिखा है 27 फरवरी 2002 को 7:55 से 8:25 के बीच। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन 7:55 पर पहुंची थी। इसमें यह नहीं कहा गया है कि कोच S6 में आग 7:55 पर लगी थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ट्रेन पर पत्थरों से हमला किया गया था और इस बात की जानकारी गोधरा में RPF पोस्ट ने अपने वडोदरा ऑफिस को 8 बजे दी थी। पहली रिपोर्ट ट्रेन पर पत्थरों से हमले के बारे में थी। ट्रेन उसके कुछ समय बाद चल पड़ी थी। उसी ऑफिसर ने 27 फरवरी 2002 को पहले जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेन के लगभग 8 बजे निकलने के बाद ट्रेन पर हमला हुआ था। इस बारे में कोई और सबूत, चाहे वो बोलकर दिया गया हो या डॉक्यूमेंट्री, में कोई और अंतर नहीं है कि ट्रेन ए केबिन के पास कब पहुंची और उस पर पत्थरों से हमला कब शुरू हुआ। यह दिखाने के लिए काफी भरोसेमंद सबूत हैं कि कोच S6 से सुबह 8:15 से 20 के बीच धुआं निकलता देखा गया था। फायर ब्रिगेड को सुबह लगभग 8:20 पर बताया गया था और फायर ब्रिगेड के आदमी सुरेश गिरी के मुताबिक वे सुबह 8:30 बजे तक ट्रेन के पास पहुंच गए थे। DSP और रेलवे अधिकारियों के सबूतों से यह भी साबित होता है कि सुबह 8:20 से थोड़ा पहले उन्हें कोच S6 में आग लगने की जानकारी मिली थी। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कोच S6 में आग सुबह 7:55 पर लगी थी। बहुत सारे सबूत हैं जिनसे कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि जब ट्रेन ए केबिन के पास रुकी थी तब उस पर भारी पत्थर फेंके गए थे और यह लगभग 10 से 15 मिनट तक जारी रहा। पत्थरों ने सिग्नल फालिया की तरफ कोच इस S6 की कई खिड़कियों के शटर तोड़ दिए थे और भीड़ में कुछ लोगों ने बल प्रयोग करके उस कोच की खिड़कियों के लोहे के बार भी तोड़ दिए थे। कमीशन द्वारा कोच S6 के इंस्पेक्शन के दौरान यह देखा गया कि सिग्नल फालिया की तरफ 19 में से 13 खिड़कियां खराब या टूटी हुई हालत में थीं। पैसेंजर और ASM मीना के सबूत से यह भी साबित होता है कि उन खुली खिड़कियों से जलते हुए कपड़े और ज्वलनशील चीजों से भरी बोतलें कोच के अंदर फेंकी गई थीं। वे सीटों और दूसरी जगहों पर गिरे थे और उनसे आग लग गई थी और बहुत धुआं निकला था। कमीशन का मानना है कि कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियों के अलावा शायद उस घबराहट वाली स्थिति के कारण जिसमें पैसेंजर तब थे, उनके सबूतों में कोई गंभीर कमी नहीं पाई गई है जिससे उनकी कही गई बात से अलग राय लेना सही हो। गवाह मीनाक्षी देवी ने कोच S6 से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसकी तस्वीरें ली थीं। उनके सबूत के दौरान उनके द्वारा पेश की गई 2 तस्वीरें नीचे दी गई हैं। सबूतों से यह साबित होता है कि ए केबिन के पास ट्रेन पर हमला लगभग 15 से 20 मिनट तक जारी रहा था। यह सुबह लगभग 8:02 पर शुरू हुआ था और यह बात तुरंत स्टेशन सुपरिटेंडेंट को बता दी गई थी। तब ASM हरिमोहन मीणा ने रेलवे पुलिस स्टेशन के PSO को इन्फॉर्म किया था। सुबह 8:05 बजे PSO ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल को इन्फॉर्म किया और फिर उसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को हमले के बारे में इन्फॉर्म किया। वडोदरा में रेलवे पुलिस कंट्रोल को भी सुबह करीब 8:10 पर इन्फॉर्म कर दिया गया था। गोधरा में RPF वालों ने अकेले वडोदरा में अपने ऑफिसर्स को सुबह करीब 8:10 पर हमले के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। सुबह करीब 8:20 पर कोच S6 में धुआं और आग लग गई थी। शुरू में बहुत धुआं था और कुछ मिनट बाद उस कोच से बड़ी लपटें निकलती दिखीं। फायर ब्रिगेड को सुबह 8:20 पर इन्फॉर्म किया गया। सिग्नल फालिया साइड पर ट्रेन के पास जमा हुई भीड़ ट्रेन पर पत्थर फेंकती रही। यह देखने वालों की भीड़ नहीं थी जो चुपचाप देख रही थी कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। सिग्नल फालिया के पास खड़ी भीड़ में से कुछ लोगों ने फायर फाइटर को ट्रेन के पास पहुंचने से रोकने की भी कोशिश की थी। स्टेशन से ए केबिन की ओर भागे GRP पुलिसकर्मियों और RPF पुलिसकर्मियों को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और अपनी बंदूकों से कुछ गोलियां भी चलानी पड़ी। यात्रियों ने जो बताया है उसे RPF के लोगों और रेलवे स्टाफ जैसे स्वतंत्र गवाहों से भी समर्थन मिलता है
उनके सबूतों को स्वतंत्र परिस्थितियों से भी समर्थन मिलता है। उनका यह सबूत कि ट्रेन पर एक केबिन के पास रुकने के बाद पत्थरों से हमला किया गया था, न केवल रेलवे स्टाफ के सबूतों से बल्कि इस परिस्थिति से भी समर्थित है कि पुलिस और अन्य लोग जो ट्रेन के पास गए थे वे सभी यार्ड की तरफ से गए थे और सिग्नल फलिया की तरफ से कोई भी ए केबिन के पास नहीं गया था। डीएसपी राजू भार्गव ने भी ऐसा ही किया था। स्टेशन सुपरिटेंडेंट कटिजा भी ट्रेन के दाहिनी ओर से गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि बाईं ओर से जाना खतरनाक है। यह स्पष्ट परिस्थिति भीड़ के व्यवहार और इरादे के बारे में काफी कुछ बताती है। बताया गया इरादा यात्रियों पर हमला करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना था। यह दिखाता है कि भीड़ का व्यवहार डरावना था। एक और स्वतंत्र परिस्थिति है जो यह बताती है कि यात्रियों ने हमले के बारे में जो कहा है वह सच है। गोविंद सिंह राजपूत, आर्मी सूबेदार, गायत्री बेन और पूजा को छोड़कर सभी यात्री यार्ड की तरफ से ट्रेन से उतर गए थे और जब दूसरे लोग वहां पहुंचे तो वे सभी यार्ड में खड़े पाए गए। जब तक यात्रियों के लिए उस तरह से ट्रेन से बाहर निकलने का कोई मजबूर करने वाला कारण नहीं होता, वे कोच के दोनों तरफ के दरवाजों से बाहर निकल जाते। यह तथ्य कि वे सभी यार्ड की तरफ उतरे थे, यह साबित करता है कि उन्हें सिग्नल फलिया की तरफ उतरना सुरक्षित नहीं लगा था। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जनसंघर्ष मंच और अन्य लोगों द्वारा सुझाया गया यह संस्करण कि असल में कोई भीड़ नहीं थी और ट्रेन पर कोई हमला नहीं हुआ था, किसी भी विश्वास के लायक नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत, गायत्रीबेन और पूजा के साथ यार्ड की तरफ से कोच से बाहर निकलने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ यह पहले ही बताया जा चुका है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के ये सभी निष्कर्ष मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा शपथ पर दिए गए बयानों पर आधारित हैं जिनकी जांच आयोग ने की थी। उनसे जनसंघर्ष मंच और दूसरी पार्टियों ने सवाल पूछे। उन्होंने जो बताया है उसे डॉक्यूमेंट्री सबूतों और सबूतों से सामने आए आजाद हालात से सपोर्ट मिला है। इन सीधे सबूतों को देखते हुए यह कहना सच में बेकार है कि इन सबूतों से जो हुआ है वह किसी और तरीके से हुआ होगा। अब इस बात पर विचार करना है कि क्या ये तथ्य राज्य सरकार के इस बयान से मेल खाते हैं कि कोच S6 में पेट्रोल से आग लगाई गई थी, या इस बयान से कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से गलती से लगी होगी। केंद्र सरकार या रेलवे कमीशन के सामने पेश नहीं हुए और यह तर्क नहीं दिया कि कोच S6 में आग किसी दुर्घटना की वजह से लगी थी। स्टेशन पर और एक केबिन के पास मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने बताया है कि ट्रेन पर हमला और कोच S6 को जलाना एक मुस्लिम भीड़ ने किया था। यह उनका तुरंत का बयान था और उन्होंने इस कमीशन के सामने भी यही कहा है। जैसा कि पहले बताया गया है, मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि ट्रेन पर पहले पत्थरों से हमला किया गया और फिर कोच S6 में आग लगा दी गई। गुजरात समाचार और टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा गया था कि कोच में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया था कि कोच में पेट्रोल डालकर और जलते हुए कपड़े के टुकड़े अंदर फेंककर आग लगाई गई थी। कुछ यात्रियों ने भी बताया है कि इसमें पेट्रोल से आग लगाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों से मिली जानकारी पर आधारित थीं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट से कुछ सपोर्ट लेते हुए कुछ लोगों ने शक जताया कि कोच S6 में आग उस तरह से नहीं लगी होगी जैसा कि यात्रियों, स्थानीय रेलवे कर्मचारियों और पुलिस ने बताया है, बल्कि यह उस कोच में शॉर्ट सर्किट या प्राइमर से ज्वलनशील लिक्विड गिरने से लगी होगी। यह सुझाव दिया गया कि यह काफी मुमकिन है कि कोई यात्री खाना बना रहा हो या प्राइमर पर कुछ तैयार कर रहा हो और किसी वजह से वह प्राइमर पलट गया हो और उससे आग लग गई हो। यह एक बेबुनियाद अनुमान है जो एक वाजिब संभावना से ज्यादा कल्पना जैसा है। लल्लू कुमार ने बताया है कि उन्होंने अपने आसपास किसी भी यात्री के पास खाना बनाने के बर्तन नहीं देखे थे। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेन में चलना मुश्किल था। राधेश्याम मिश्रा ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने कोच में केरोसिन स्टोव जलाया हो और वह हादसे के समय खाना बना रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करना असंभव था
वीरपाल छेदीलाल ने यह भी कहा है कि कोच इतना ज्यादा भरा हुआ था कि टॉयलेट जाना बहुत मुश्किल था और कोच में किसी के लिए भी खाना बनाने के बर्तन कहीं भी रखना मुमकिन नहीं था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ऐसी कोई घटना हुई होगी। सबूत यह है कि कोच में प्राइमस पर खाना बनाना लगभग नामुमकिन था और इससे सिर्फ यही अंदाजा लगता है कि कोई भी कोच में खाना नहीं बना रहा था। सभी यात्री कार सेवक नहीं थे और अगर किसी कार सेवक को इस तरह खाना बनाते देखा गया होता तो उन्होंने निश्चित रूप से दूसरों को और पुलिस को, जिन्हें उन्होंने बयान दिए थे, इस बारे में बताया होता। इन गवाहों के सबूतों के अलावा संभावनाओं के आधार पर भी ऐसी घटना होने की संभावना लगभग न के बराबर है। कोच S6 पर जोरदार हमला हुआ था। पत्थरों और दूसरी चीजों से हमला लगभग 10 से 15 मिनट तक जारी रहा। डिब्बे में यात्रियों को खुद को बचाने के लिए कदम उठाने पड़े। वे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें ऊपर की बर्थ पर या सीटों के नीचे या उन जगहों पर खड़े होकर शरण लेनी पड़ी जो उन्हें सुरक्षित लगी। इसके बावजूद कई यात्री बाहर से फेंके गए पत्थरों और दूसरी चीजों से घायल हो गए। सबूत यह भी दिखाते हैं कि जलते हुए कपड़े कोच के अंदर फेंके गए थे। भीड़ द्वारा लगाए गए नारे डरावने थे। यह मानना बहुत ही गलत होगा कि ऐसी परिस्थितियों में किसी यात्री ने अपना खाना बनाना जारी रखना ठीक समझा होगा। कोच में ज्यादा भीड़भाड़ को देखते हुए ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। साथ ही यात्री इसकी इजाजत नहीं देते। अगर यह मान भी लिया जाए कि किसी यात्री ने पहले खाना बनाना शुरू कर दिया था तो कोच पर भयानक हमले के बाद उसने ऐसा करना बंद कर दिया होगा। ट्रेन खड़ी थी। अगर यह प्राइमस किसी वजह से पलटने और उसमें से केरोसिन कोच के फर्श पर फैलने का मामला होता तो इससे कोच में इतनी बड़ी और अचानक आग नहीं लगती जिससे इतनी बड़ी जानमाल की हानि होती। इससे कोच के फर्श को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था। कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि साबित हुए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से आग लगी उसे एक संभावित कारण के तौर पर भी खारिज किया जाना चाहिए और इस संबंध में दिए गए सुझाव को सिर्फ अटकलबाजी मानकर खारिज कर देना चाहिए। कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोच S6 में आग ऐसी किसी घटना के कारण नहीं लगी थी। शॉर्ट सर्किट एक और संभावना है जिसका जिक्र जनसंघर्ष मंच ने किया है। कमीशन के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और न ही कोई सामग्री पेश की गई है जिससे यह पता चले कि कोच में शॉर्ट सर्किट हुआ था। इस संभावना के समर्थन में जो कारण बताया गया है वह यह है कि पहले कोच में धुआं था और कुछ समय बाद आग की लपटें दिखीं। कमीशन द्वारा जांच किए गए कोच S6 के किसी भी यात्री से यह नहीं पूछा गया कि क्या कोच में शॉर्ट सर्किट जैसी कोई घटना हुई थी। पार्टियों के वकीलों की मौजूदगी में कमीशन द्वारा निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि बिजली के तार कोच के ऊपरी हिस्सों में थे। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होती तो उस जगह के पास बैठे यात्रियों को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता। उस स्थिति में जो यात्री नीचे की सीटों पर बैठे थे वे खुद को बचाने के लिए ऊपर की बर्थ पर नहीं चढ़ते। इसके विपरीत जो लोग ऊपर की बर्थ पर बैठे थे वे आग और बिजली के झटके से खुद को बचाने के लिए तुरंत नीचे आ जाते। यात्री चारों दरवाजों से तुरंत कोच से बाहर निकल जाते और इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से कोच के फर्श को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। डॉक्टर मोहिंदर सिंह दहिया, जिन्होंने कोच की जांच की थी और आग लगने के संभावित कारण के बारे में राय दी थी, उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि क्या कोच में आग शॉर्ट सर्किट से लग सकती थी। उनसे पूछा गया कि क्या किसी बर्तन में रखे ज्वलनशील तरल पदार्थ के गलती से कोच में गिरने से आग लग सकती थी। कोच के फर्श को हुए नुकसान को देखते हुए उन्होंने ऐसी संभावना से इनकार किया है। जब कोई सबूत एक निश्चित कारण की ओर इशारा कर रहा हो तो यह कहना कि कोच S6 में आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी सिर्फ अटकलबाजी होगी। पहले धुआं और कुछ समय बाद आग की लपटें दिखना, इसका मतलब यह नहीं है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इसीलिए जनसंघर्ष मंच और दूसरों द्वारा उठाया गया यह तर्क मानने लायक नहीं है। अगर आग किसी दुर्घटना के कारण लगी होती तो उस स्थिति में
कोच S6 के यात्री कोच के चारों दरवाजों से बाहर निकल गए होते। असल में 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी यार्ड की तरफ से कोच से बाहर निकल गए थे। अगर यह दुर्घटना से लगी आग का मामला होता तो बाईं ओर के सभी कोचों की खिड़कियां बंद नहीं मिलती और न ही कोच S6 की खिड़कियां टूटी हुई हालत में मिलती। दुर्घटना से लगी आग से इतनी ज्यादा मौतें या कोच को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। जो लोग ट्रेन के बाईं ओर इकट्ठा हुए थे वे आग देखकर वहां आए होंगे। अगर वे सिर्फ दर्शक थे तो उन्होंने यात्रियों की मदद करने की कोशिश की होती। यात्रियों ने डीएसपी और स्टेशन सुपरिटेंडेंट से, जो तुरंत उस जगह पहुंचे थे, यह शिकायत नहीं की होती कि उन पर हमला किया गया था और पुलिस कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही थी। अगर यह सच में दुर्घटना से लगी आग का मामला होता तो यात्रियों ने ऐसा ही कहा होता, क्योंकि उस समय सच न बताने का उनके पास कोई और कारण नहीं था। इतनी गंभीर त्रासदी को देखते हुए यह बहुत असंभव है कि उन्होंने उस समय यह कहानी गढ़ने के बारे में सोचा होगा कि उन पर भीड़ ने हमला किया था और भीड़ में से कुछ लोगों ने कोच में आग लगा दी और उसे जला दिया। सबूतों से पता चलता है कि कोच S6 और S7 के बीच का वेस्टिब्यूल काट दिया गया था और S7 से जुड़ने वाले कोच S6 का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था। अगर यह दुर्घटना से लगी आग का मामला होता तो ये दोनों बातें नहीं होती। यात्रियों द्वारा बताए गए ट्रेन पर हमले की बात न केवल यात्रियों के सबूतों से बल्कि रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिसकर्मियों के सबूतों से भी साबित होती है और इस बात की पुष्टि समकालीन दस्तावेजी सबूतों से भी होती है, जैसा कि पहले सबूतों पर चर्चा करते समय दर्ज किया गया था। पत्थरों से हमले का पहला संदेश रेलवे कर्मचारियों ने सुबह 8:05 पर बजे से 1 या 2 मिनट पहले दिया था। यह यात्रियों द्वारा कुछ समय बाद इस बारे में कही गई बातों से स्वतंत्र रूप से किया गया था। स्टेशन कर्मचारियों को मिला दूसरा संदेश ट्रेन के पास और पुलिसकर्मी भेजने का था। तीसरा मैसेज फिर से ASM मीना ने एक केबिन से भेजा, जो इस बात से अलग था कि यात्रियों ने कुछ समय बाद इसके बारे में क्या कहा था। मैसेज यह था कि भीड़ एक कोच में आग लगा रही थी। ASM मीना ने लोगों को असल में कोच में आग लगाते हुए नहीं देखा था, लेकिन जो उन्होंने देखा था उससे ऐसा अंदाजा लगाया। यात्रियों ने भी रेलवे कर्मचारियों को वही बात अलग से बताई और DSP राजू भार्गव और अन्य लोगों को, जो थोड़ी देर में वहां पहुंच गए थे, ज्यादा जानकारी दी। कोच S6 के यात्रियों के लगातार सबूतों से यह साबित होता है कि उनमें से कुछ ने ऊपरी बर्थ पर शरण ली थी और कुछ ने सीटों के नीचे छिप गए थे। यात्रियों का यह व्यवहार कोच में दुर्घटना से आग लगने की बात से कैसे मेल खाता है? अगर यह दुर्घटना से आग लगने का मामला था जो कोच के अंदर कुछ होने के कारण हुआ था, तो यह मानना मुश्किल है कि ऐसी समस्या का सामना कर रहे यात्री ऊपरी बर्थ पर चढ़ गए होंगे या नीचे की सीटों के नीचे छिप गए होंगे। इस तरह व्यवहार करने के बजाय यात्री चुपचाप और जल्दी से कोच से बाहर निकल गए होते। उन्होंने दूसरे कोचों के यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सही बात बताई होती। उस समय उनके पास सच न बताने और अलग कहानी बताने का कोई कारण नहीं था। धुआं और भी घना हो गया था। जैसा कि एक यात्री ने बताया, वह अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन विश्वसनीय सबूत हैं कि उस समय के आसपास किसी ने कोच S6 को S7 से जोड़ने वाला दरवाजा बाहर से जबरदस्ती खोला था। यह दिखाने के लिए भी विश्वसनीय सबूत हैं कि जब बड़ी आग लगी थी तब स्लाइडिंग दरवाजा खुला था। ऐसे सबूत हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोच के अंदर एक बड़ी बोतल या तरल पदार्थ से भरा कंटेनर जैसा कुछ फेंका गया था और उसके तुरंत बाद कोच में बड़ी आग लग गई थी और इससे उस इलाके के यात्रियों को बाहर निकलने का समय नहीं मिला। यात्रियों के सबूत कि 2 शौचालयों के बीच और सीट नंबर 72 के पास से कोच में कुछ फेंका गया था को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अतिरिक्त निदेशक डो दहिया के सबूतों से स्वतंत्र समर्थन मिलता है। उन्होंने 1 मई 2002 को कोच की जांच की थी और उस पहलू पर 4 रिपोर्टें सौंपी थीं, जिस पर पुलिस लेबोरेटरी की राय चाहती थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि उन्होंने और उनकी टीम ने
कोच के दक्षिणी तरफ बाहरी हिस्से पर हमले के कई निशान देखे थे और ऐसा लग रहा था कि ये पत्थर से मारे गए थे। उन्हें कोच के अंदर कई पत्थर मिले थे और कांच के टुकड़े भी दिखे थे। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उस कोच पर पत्थरों से जोरदार हमला किया गया था और उस हमले से उसकी कुछ खिड़कियां टूट गई थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कोच S6 और S7 के बीच स्लाइडिंग दरवाजे पर खरोंच के निशान और दूसरे निशान थे और वे निशान दरवाजा खोलने में जबरदस्ती का इस्तेमाल दिखाते हैं। वह इस नतीजे पर भी पहुंचे थे कि जब कोच में बड़ी आग लगी थी तब दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने और उनकी टीम ने कोच की जांच करते समय तस्वीरें ली थीं और उनमें से कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं। वे दिखाती हैं कि आग से कोच के फर्श को कितना नुकसान हुआ था और साथ ही कोच S7 की ओर जाने वाले स्लाइडिंग दरवाजे पर खरोंच के निशान भी दिखाती हैं। डॉक्टर दहिया ने साफ तौर पर इस संभावना को खारिज कर दिया है कि इतनी बड़ी आग किसी छोटे कंटेनर से गलती से ज्वलनशील तरल पदार्थ गिरने और आग लगने से लगी हो। आग से हुए नुकसान की प्रकृति और सीमा को देखते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि उस मकसद के लिए 60 लीटर से ज्यादा ज्वलनशील तरल पदार्थ का इस्तेमाल न किया गया हो। इस गवाह की विशेषज्ञ के तौर पर काबिलियत पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि उसने इस घटना से पहले आग लगी किसी ट्रेन के किसी कोच की जांच नहीं की थी। हालांकि इस गवाह को पहले कभी किसी ट्रेन के किसी कोच की जांच करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके सबूतों से साफ पता चलता है कि उसे इमारतों और दूसरी बंद जगहों पर आग लगने के बारे में काफी अनुभव है। इस गवाह से कुछ सवाल पूछकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि कोच S6 में आग शायद फ्लैश ओवर का मामला था और इसलिए आग की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और इससे कोच को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। डो दहिया ने इस बात से इनकार किया है कि यह फ्लैश ओवर का मामला था। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना तभी होती है जब जगह पूरी तरह से बंद या छोटी हो। इस गवाह के सबूत यात्रियों के सबूतों के साथ मिलकर फ्लैश ओवर की संभावना को खारिज करते हैं। हालांकि ट्रेन पर हमले के कारण कोच S6 की सभी खिड़कियां शुरू में बंद थीं, लेकिन सिग्नल फालिया तरफ उस कोच की ज्यादातर खिड़कियां बाहर से हुए नुकसान के कारण खुल गई थीं। अगर बाहर से कोई हमला नहीं होता तो आग लगने के समय उस कोच की खिड़कियां खुली होती, बंद नहीं होती और ज्वलनशील लिक्विड जलने या शॉर्ट सर्किट के कारण कोच के अंदर लगी छोटी आग फ्लैश ओवर की घटना का कारण नहीं बनती। जैसा कि सबूतों से पता चला है, इस तरह खुली हुई खिड़कियों से तेल से भरे कपड़े और ज्वलनशील लिक्विड वाले कुछ पाउच और बोतलें कोच के अंदर गिरी थीं। इसके परिणाम स्वरूप लगी आग और धुएं के कारण यात्रियों ने यार्ड की तरफ कोच की खिड़कियां खोल दी थीं। इस तरह उस कोच में बड़ी आग लगने से पहले कई खिड़कियां खुल गई थीं और कोच एक बंद जगह नहीं रह गया था। कोच S6 में फ्लैश ओवर होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और आग लगने के समय कोच S6 की वास्तविक स्थिति को देखते हुए कोच S6 में फ्लैश ओवर की संभावना का सुझाव एक वास्तविक संभावना से ज्यादा एक अटकल है। श्री मोहिंद्र सिंह से यह भी नहीं पूछा गया कि क्या कोच S6 में आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है और क्या इससे कोच में इतनी बड़ी आग लग सकती थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि कोच में वायरिंग कोच के ऊपरी हिस्से में थी। डॉक्टर दहिया की अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के आधार पर कि चूंकि कोच S6 की खिड़कियां जमीन से 7 फीट ऊपर थीं, इसलिए जमीन पर खड़ा कोई भी व्यक्ति बाहर से कोच में लगभग 60 लीटर लिक्विड नहीं डाल सकता था और गवाहों के इस सबूत के आधार पर कि हमले के कारण सिग्नल फालिया की तरफ कोच की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, यह बात उठाई गई है कि गवाहों का यह सबूत कि कोच S6 में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी सच नहीं लगता। हालांकि यह सच है कि यात्रियों ने सिग्नल फालिया की तरफ कोच की सभी खिड़कियां बंद कर दी थीं, लेकिन हमले के कारण वे खिड़कियां खुल गई थीं। गवाहों ने यह नहीं कहा है कि कोच में आग लगाने वाला सारा पेट्रोल बाहर से कोच में फेंका गया था। उन्होंने जो कहा है वह यह है कि खुली खिड़कियों से कोच के अंदर पेट्रोल डालने की कोशिश की गई थी।
दहिया के सबूत इस संभावना को खारिज नहीं करते कि कोच में बाहर से कुछ पेट्रोल डाला गया था। सबूतों से यह पता चलता है कि जब कोच में आग लगने से धुआं हुआ तो बाहर से कुछ लोगों ने कोच S6 और S7 के बीच का इंटरकनेक्टिंग दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया था। उस समय कोच में कुछ गिरा था और उससे हुई आवाज से यात्रियों ने अंदाजा लगाया कि कोई बड़ी बोतल या कनस्तर जिसमें कोई लिक्विड भरा था कोच में गिरा है। दहिया के सबूत यह भी साबित करते हैं कि दो टॉयलेट के बीच की जगह से कोच के अंदर बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा ज्वलनशील लिक्विड फेंका गया था। इस प्रकार गवाहों के साक्ष्य और दहिया की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ लोग डिलीवरी से कोच में घुसे हुए थे और सीट नंबर 72 के पास दो शौचालयों के पास में पेट्रोल डाला गया था। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वैज्ञानिक लेबोथिएटर की रिपोर्ट को देखते हुए यात्रियों का यह दावा है कि भीड़ में कुछ लोगों ने कोच S6 में पेट्रोल सिलेंडर को आग लगा दी थी। सच नहीं है। साक्ष्यों के आधार पर और ऊपर दिए गए प्रतिष्ठित योगों से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जलते हुए कपड़े और अन्य वस्तुएं जो अपने कोच के अंदर आग और धुआं हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने जबरदस्ती कोच S7 की ओर जाने वाला इंटरकनेक्टिंग दरवाजा खोल दिया और लगभग संतृप्त भारी ज्वलनशील पदार्थ कोच के अंदर फैला दिया गया और इसके तुरंत बाद कोच में बड़ी आग लग गई जिसने 59 यात्रियों की जान ले ली और कई अन्य घायल हो गए। यात्रियों के साक्ष्यों के अनुसार जलते हुए कपड़े और जो चीजें कोच के अंदर फैली गई थी उसकी धुनाई हुई थी। जाहिर है आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। जलते हुए कपड़े और अन्य के साथ साथ कोच के अंदर अन्य वस्तुएं भी जलने लगी थीं। अगर धुआं और शॉर्ट सर्किट या थोड़ी मात्रा में मिट्टी के तेल के डालने से होता है तो कोच में इतनी बड़ी आग नहीं लगती। दहिया से लंबी पूछताछ के बावजूद उनके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उनकी राय पर कोई संदेह पैदा हो गया कि कोच SS6 में आग ज्वलनशील तरल पदार्थ से लगी थी और उस आग के निर्माण के लिए लगभग 60 तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। उस कोच के सॉसेज को काफी नुकसान हुआ था। नुकसान की सीमा पहले बताई गई स्थिति से आंकी जा सकती है। ऐसे में उस कोच के अंडर में दो रैकेटों के बीच की जगह पर एक बड़ा छेद हो गया था जिससे नीचे की जमीन का पता लगाया जा सकता था। रेस्टोरेंट में कुछ और भी थे जो बहुत गहरे थे। इंजीनियरिंग को हुई क्षति की सीमा और पैटर्न को देखते हुए कमीशन ने भी क्या देखा था, वह डॉक्टर दहिया की राय इस बात से सहमत है कि कोच में आग लगने पर उनके रसायन विज्ञान में कोई ज्वलनशील तरल पदार्थों की कमी नहीं थी। आयोग के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोच S6 में आग लगने से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि कोच में पेट्रोल लेवल आग लग गई थी। इसके बाद जिस पर विचार करने की बात कही गई है वह साजिश का आदर्श है। कमीशन ने विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर पाया है कि सामाती एक्सप्रेस ट्रेन के गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ समय पहले चलने के संकेत फलिया इलाके में यह झटका फैलाया गया था कि एक घांची मुस्लिम लड़की को उस ट्रेन में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है ताकि उस इलाके के कई लोगों को ट्रेन के पास के स्टेशन पर खींचा जा सके। ट्रेन से रवाना होने के बाद उसकी चेन खींचकर उसे म्यूजियम प्लेस पर छोड़ दिया गया। जब एक बड़ी भीड़ एक केबिन के पास पेंटिंग से ट्रेन पर हमला कर रही थी तो कुछ लोगों ने कोच S6 को अपने हमलों का दायरा बनाया था। सिग्नल फलिया की तरफ की उसकी निशानी तोड़ दी गई और उन तस्वीरों से जलते हुए कपड़े और ज्वलनशील पदार्थ वाले गए चिकने कोच के अंदर फाके। इसके कोच S6 में फायर एंड स्माइक फॉल हो गया। झूठी अफवाह फैलाकर साजिश पोर्टफोलियो ने रेलवे के पास बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया। स्थानों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कोच में आग लगाने वाले कौन लोग थे। ट्रेन को रोकने की जगह का चुनाव किया गया था। वह जगह स्टेशन और सिग्नल फलिया से अधिक दूर नहीं था, नहीं तो ट्रेन के पास इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। ट्रेन को ऐसी जगह पर खोजा गया जहां साजिश डीलरों के लिए पेट्रोल ले जाना आसान था। यह यार्ड के अंदर था जहां आम लोगों की छुट्टी कम थी। ये सारी कहानियां हैं कि जिसने कुछ भी किया उसकी योजना पहले बन गई थी।
स्टेशन पर पहली बार हुई घटना ऐसी नहीं हुई, बल्कि आम जनता ने ऐसा भयानक काम किया और इस अनुमान को खारिज कर दिया कि कोच A6 की स्टेशन पर पहली बार हुई घटना के बदले की कार्रवाई को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था। गोधरा कांड की जांच के दौरान कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। डीएसपी नोएल परमार ने उन्हें बताया कि उन्हें लगा था कि गोधरा घटना का प्लान सबसे पहले रखा गया था और यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें पहले नोबेलिया, मौलवी उमर हाजी, रज्जाक कुकुर, सिद्धांत नियाज, सलीम यूसुफ, सत्यर जरदा और सिद्धांत पानवाला और अन्य लोगों ने शामिल किया था। उन पुस्तकालय और विश्वासनामों से पता चलता है कि गोधरा आने पर कोई भी बार अमन गेस्ट हाउस नहीं गया था। जब वह पिछली बार अमन गेस्ट हाउस गए थे तो उन्होंने रज़ाक कुकुर और पत्रकारों को बताया था कि कश्मीर में मुस्लिम संगठन, एडमिनिस्ट्रेशन और भाषण कैसे लड़ रहे हैं। इस प्रकार रज़ाक कुकुर और अन्य को इस तरह का कुछ करने के लिए उकसाया गया गोधरा में। इसके अनुसार में उनके और अन्य लोगों द्वारा आग लगाने का निर्णय लिया गया। राम सेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी, उसी के एक भाग के रूप में साजिश दिनांक 26 फरवरी 2002 की रात रज़ाक कुकुर, सलीम उर्फ सलीम यूसुफ, सत्तार जरदा और जाबिर बहरा, सलीम पानवाला और शौकत लालू ने फैसला किया था पेट्रोल खरीदो। सिराज बाला, सलीम पानवाला, सलीम जरदा, जाबिर बहरा, शौकत लालू और कुछ अन्य लोग तब हरे रंग की टेम्पो में गए थे। लगभग रात 9:30 बजे रॉक शो, छोटी डिलीवरी वैन काला भाई के पेट्रोल पंप पर गई। उसके बाद रज़ाक कुकुर आए और 20 लीटर के 7 या 8 कार्बोय में पेट्रोल प्राप्त किया। इसके बाद वे अमन गेस्ट हाउस लौट आए थे, जहां से कार्बोय हटा दिए गए थे। टेम्परेचर से निकालकर गेस्ट हाउस के अंदर रख दिया। जब वे रज़ाक कुकुर के पानगल्ला के पास खड़े थे तो उनके समुदाय के 2 नेता बिलाल हाजी और फारूक भाना वहां आए और उन्हें बताया कि वे मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी से मिले हैं और मौलवी ने उन्हें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच नंबर 6 में आग लगाने के लिए कहा है। सुबह 6 बजे फिर से मिलने का फैसला किया गया क्योंकि ट्रेन लेट चल रही थी। सलीम जरदा, जो ऐसे बुरे काम से जुड़ना नहीं चाहता था, उसे 2 थप्पड़ मारे गए और धमकी दी गई कि अगर उसने उनके प्लान के बारे में किसी को कुछ बताया तो उसे मार दिया जाएगा। रज़ाक कुकुर ने फिर उसे एक कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह करीब 7:30 बजे रज़ाक कुकुर ने जाबिर बहरा, इरफान पटेलिया, इरफान भोदा और शौकत लालू से कहा कि वे कमरे से कार्बोय निकालकर टेम्पी में रखें और एक केबिन के पास जाएं। जाबिर का भाई रमजानी टेम्पो चला रहा था। महबूब लतीको और शौकत लालू उसके साथ बैठे थे। टेम्पो के पीछे जाबिर बहरा, इरफान पटेलिया, इरफान भोभा, रफीक भटुक और एक हिंदू लड़का था। सलीम पानवाला अपनी गाड़ी से उनके पीछे आया था। रज़ाक कुकुर, जो सलीम के साथ गया था, अपने साथ पेट्रोल से भरा कार्बोय ले गया था। सलीम पानवाला की पहले फैलाई गई झूठी अफवाह की वजह से कई घांची मुसलमान एक केबिन के पास जमा हो गए और ट्रेन पर हमला कर दिया। फिर साजिश करने वाले कार्बोय लेकर कोच S6 के पास गए। मोहम्मद लतिका ने साथ वाले कोच S7 का कैनवस काट दिया था और उस छेद से वह और जाबिर 2 कार्बोय लेकर उस कोच में चढ़ गए थे। फिर S6 का कनेक्टिंग दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। कोच में घुसने के बाद किसी ने एक केबिन की तरफ से S6 का दरवाजा खोल दिया था। उस दरवाजे से इरफान और दूसरे लोग जो कैबोय लेकर कोच में घुसे थे, उन सभी ने फिर अपने साथ लाए कैबोय को कोच में फेंक दिया था। टॉयलेट के पास खड़े होकर और सीट नंबर 1 की तरफ से आग लगाना किया। यह हालात और यात्रियों का बर्ताव उनके इस सबूत को अलग से साबित करते हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी की थी। साजिशें आमतौर पर चुपके से रची जाती है और यह जानना अक्सर नामुमकिन होता है कि साजिश करने वालों ने कब और क्यों कोई खास कदम उठाने का फैसला किया और उनका मकसद क्या था, जब तक कि साजिश में शामिल कोई व्यक्ति इसका खुलासा न कर दे। हालांकि सबूतों से साबित हुए तथ्य और परिस्थितियां किसी साजिश का खुलासा कर सकती हैं और उसके पीछे के मकसद का अंदाजा लगाने का आधार दे सकती है। जैसा कि पहले बताया गया है, कमीशन के सामने जांचे गए गवाहों के सबूतों से स्थापित तथ्य ये है
1 जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर थी तो सिग्नल फलिया के पास स्टेशन के बाहर खड़े कुछ लोगों ने ट्रेन के आगे के डिब्बों पर पत्थर फेंके जो सिग्नल फलिया की तरफ थे। 2 ट्रेन के स्टेशन से निकलने के बाद सिग्नल फलिया के लोगों ने ट्रेन का पीछा किया और उस पर पत्थरों से हमला किया। 3 अलार्म चेन खींचकर ट्रेन को एक केबिन के पास यार्ड में रोक दिया गया। 4 सिग्नल फालिया साइड से आए लोगों की एक बड़ी भीड़ ने ट्रेन पर पत्थरों से जोरदार हमला किया था और मारो, काटो, जला दो जैसे नारे भी लगाए थे। 5 भीड़ में से कुछ लोगों ने कोच S6 को हमले का निशाना बनाया था और सिग्नल फालिया साइड से कोच की लगभग सभी खिड़कियां तोड़ दी थी। 6 उन खुली खिड़कियों से कोच के अंदर पत्थर, जलते हुए कपड़े और ज्वलनशील तरल पदार्थ से भरी थैलियां फेंकी गयी। 7 उन जलते हुए कपड़ों से कोच में धुआं और आग लग गई। 8 कोच S6 को कोच S7 से जोड़ने वाला स्लाइडिंग दरवाजा बाहर से जबरदस्ती खोला गया और 9 कोच में कुछ फेंका गया जिससे तुरंत बाद एक बड़ी आग लग गई। इन तथ्यों के अलावा सबूतों से साबित होने वाली परिस्थितियां ये है। 1 सिग्नल फालिया साइड के सभी कोचों की खिड़कियां बंद पाई गई। 2 यार्ड में रखे कोच S5 और S6 पर पत्थर लगने के निशान देखे जा सकते थे। 3 ट्रेन के केबिन के पास रुकने के लगभग 2 मिनट बाद रेलवे स्टाफ ने ट्रेन के पास पुलिस मदद के लिए बुलाया था। 4 स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मी को उस जगह जाना पड़ा जहां ट्रेन खड़ी थी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी और 5 सभी यात्री यार्ड साइड पर खड़े पाए गए। यहां तक कि रेलवे स्टाफ और DSP राजू भार्गव भी ट्रेन के दाहिनी ओर से वहां गए थे। विशेषज्ञ के सबूतों से ये भी साबित होता है कि 1 S6 और S7 के बीच का स्लाइडिंग दरवाजा जबरदस्ती खोला गया था क्योंकि दरवाजे के बाहरी तरफ हिंसा के निशान थे और दरवाजे के अंदर की तरफ एक खरोंच का निशान था। 2 जब आग लगी थी तब दरवाजा शौचालयों की दीवार के पीछे था। 3 कोच के फर्श पर लगभग 60 लीटर अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ डाला गया था और 4 इस्तेमाल किया गया ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल था। इसके अलावा कुछ गवाहों के बयान हैं जिनकी आयोग द्वारा शपथ पर जांच नहीं की जा सकी। वे भी साजिश से संबंधित कुछ तथ्यों का खुलासा करते हैं। रियाजुद्दीन एक कर्मचारी था। अब्दुल रजाक कुरकुर अमन गेस्ट हाउस के मालिक थे और उस गेस्ट हाउस के गेस्ट रजिस्टर में एंट्री करने का काम करते थे। पुलिस को दिए गए उनके बयान से पता चलता है कि वह नन्नू मियां को जानते थे जो असम का रहने वाला था और उस समय यूपी के रामपुर में रह रहा था। नन्नू मियां पहले CRPF में कांस्टेबल था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नन्नू मियां इरफान सिराज पाडो, जाबिर बिन्यामिन बेहरा, इमरान अहमद भट्टुक उर्फ शेरू, कासिम अब्दुल सत्तार उर्फ कासिम बिरयानी, हसन अहमद चरखा उर्फ लालू और अन्य लोगों से मिलता था और उन्हें बताता था कि कश्मीर में आतंकवादी कैसे जिहाद कर रहे हैं। वो उन्हें ये भी बताता था कि राइफल जैसे हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और बम कैसे बनाए जा सकते हैं और इस तरह उन्हें उकसाता था। जैसा कि उसने बताया, नन्नू मियां 5 फरवरी 2002 से 20 फरवरी 2002 तक गोधरा में था। उन दिनों अनंतनाग के गुलाम नबी और अली मोहम्मद गोधरा आए थे और रजाक कुरकुर से मिले थे। 26 फरवरी 2002 को आधी रात के करीब घर जाते समय जब वो ये जांच रहा था कि अमन गेस्ट हाउस के सभी कमरे ठीक से बंद हैं या नहीं, तो उसने इमरान शेरू, हसन चरखा, जाबिर बेहरा, महबूब खालिद और कुछ अन्य लोगों को एक तोते जैसे हरे रंग की टैंप से केन निकालते हुए और उन्हें अब्दुल रजाक कुरकुर के कमरे में रखते हुए देखा था। अजय बारिया ने 4 जुलाई 2002 को पुलिस द्वारा और 9 जुलाई 2002 को JMFC गोधरा द्वारा दर्ज किए गए अपने बयानों में कहा है कि 27 फरवरी 2002 को वो सुबह लगभग 7 बजे गोधरा रेलवे स्टेशन गया था। मोहम्मद लतिका की घटना का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि चेन खींचने और ट्रेन रुकने के बाद वो स्टेशन से बाहर चला गया था। शौकत लालू उससे वहीं मिला और उसे उनके साथ भागने के लिए कहा, इसलिए वो उनके साथ अमन गेस्ट हाउस के पीछे की तरफ चला गया। घर फिर शौकत और दूसरे लोग रजाक कुरकुर के कमरे में गए और करबास लेकर बाहर आए। उसे पास में खड़े रिक्शे में एक करबा रखने के लिए कहा गया। उसमें से पेट्रोल जैसी गंध आ रही थी। इसके बाद दूसरे लोग भी करबास लेकर वहां आए और उन सभी को टैंप में रख दिया गया। वे सभी उस गाड़ी में बैठ गए थे जो भमैया नाला और अली मस्जिद से गुजरने के बाद एक केबिन के पास रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी। शौकत लालू ने उनमें से हर एक को अपने साथ एक केरबा ले जाने के लिए कहा था। उस समय उसे पता चला कि ट्रेन में आग लगाई जानी है। वे पैदल रास्ते से ट्रेन की ओर भागे। वो खुद उन लोगों के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन शौकत लालू ने उसे उनके साथ जाने के लिए मजबूर किया। फिर उसने अपने बयान में बताया कि कैसे कोचों पर हमला किया गया और कोच S6 में आग लगाई गई।
उसके अनुसार शौकत लालू और मोहम्मद लतिका ने S6 से S7 कोच की ओर जाने वाला स्लाइडिंग दरवाजा जबरदस्ती खोला और उस दरवाजे से S6 कोच में घुस गए। हसन लालू ने एक जलता हुआ कपड़ा फेंका था, जिससे S6 में आग लग गई। जन संघर्ष मंच ने सही कहा है कि अयोध्या से कारसेवकों की वापसी यात्रा के बारे में पुलिस और गांधीनगर के अधिकारियों के पास कोई पहले से जानकारी नहीं थी, जैसा कि मोहब्बत सिंह जाला, राजू भार्गव, DGP KA चक्रवर्ती, अतिरिक्त DGP RB श्री कुमार और अशोक नारायणन, मुख्य सचिव गृह विभाग के सबूतों से पता चलता है। उस समय की परिस्थितियों में कारसेवकों की गतिविधियां चिंता का विषय नहीं थी। ऐसा लगता है कि यही कारण था कि पुलिस ने उनकी गतिविधियों के बारे में खुद को सूचित रखना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ इसलिए कि पुलिस को अयोध्या से कारसेवकों की वापसी यात्रा के बारे में पता नहीं था। इसका मतलब यह नहीं होगा कि किसी को भी उनकी अयोध्या से वापसी यात्रा के बारे में पता नहीं था। जो कोई भी इसके बारे में जानना चाहता था, वो आसानी से यह जानकारी प्राप्त कर सकता था। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि किसी साजिश की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कथित साजिशकर्ताओं को नहीं पता था कि कारसेवक उस ट्रेन से अयोध्या से लौटने वाले हैं। VHP ने पहले ही पूर्णाहुति महायज्ञ के लिए रामसेवकों को अयोध्या ले जाने की अपनी योजना की घोषणा कर दी थी। ये भी सच है कि अयोध्या जा रहे कारसेवकों को ले जाने वाली कुछ अन्य ट्रेनें गोधरा रेलवे स्टेशन से गुजरी थी और साजिशकर्ता रामसेवकों को ले जा रहे एक कोच को जलाने की साजिश के मकसद को पूरा करने के लिए उन पर हमला कर सकते थे और उनके लिए 27 फरवरी 2002 की सुबह तक इंतजार करना जरूरी नहीं था। अन्य संभावनाएं जो वास्तव में हुआ है, उसे संदिग्ध नहीं बना सकती। साजिशकर्ताओं ने अयोध्या से आने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को क्यों चुना और उसके कोच S6 को निशाना क्यों बनाया गया, ये स्पष्ट रूप से कई कारकों का परिणाम था, जिसमें साजिशकर्ताओं की इच्छा और उनके लिए उपयुक्त बातें शामिल थीं। जब तक इस फैसले को लेने वाले साजिशकर्ता असली कारण नहीं बताते, यह आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों से अनुमान लगाने का मामला होगा। ऐसा लगता है कि योजना को अमल में लाने का फैसला पिछली शाम को लिया गया था। 26 फरवरी 2002 को रात लगभग 9:30 बजे पेट्रोल खरीदने के लिए पहला कदम उठाया गया। ये संभव है कि साजिशकर्ताओं ने इस ट्रेन के एक कोच को जलाने का फैसला किया था, क्योंकि यह रात में गोधरा से गुजरती थी। इससे वे बिना किसी की नजर में आए और पहचाने बिना अपने मकसद को पूरा कर पाते। ऐसा लगता है कि ट्रेन लेट चल रही थी, इसलिए उन्हें अपनी योजना में कुछ बदलाव करने पड़े और एक घनची मुस्लिम लड़की के अपहरण के बारे में झूठी अफवाह फैलानी पड़ी। ऐसा ट्रेन के पास बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें उस पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें पेट्रोल के साथ ट्रेन के पास जाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ये दिखाने की भी कोशिश थी कि जो हुआ वो स्टेशन पर हुई पिछली घटनाओं के कारण एक गुस्साई भीड़ ने किया था। आम जनता की भीड़ झूठी अफवाह के आधार पर कोच S6 में आग नहीं लगाती, क्योंकि उस स्थिति में उनका प्रयास ट्रेन को रोकना, अपहृत लड़की को खोजना और उसे बचाना होता। रंजीत सिंह जोधाभाई पटेल और प्रभात सिंह गुलाब सिंह पटेल, जो कलाभाई के पेट्रोल पंप पर काम करते थे, 26 फरवरी 2002 को रात करीब 10 बजे पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। दोनों ने बताया है कि उस समय के आसपास रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला वहां आए थे और प्रभात सिंह से करीब 140 लीटर पेट्रोल देने को कहा था। पेट्रोल कैन में भरा गया था, जिन्हें एक टेम्प रिक्शा में लाया गया था। प्रभात सिंह ने आगे बताया है कि जाबिर बिन्यामीन, शौकत लालू और सलीम जर्दा टैंप में आए थे। इन दोनों गवाहों ने अपने बयानों में बताया है कि उन्होंने पहले पुलिस को क्यों कहा था कि उन्होंने 26 फरवरी 2002 को किसी को भी कैन में खुला पेट्रोल नहीं दिया था। सबूतों से साबित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोच S6 को जलाना एक पहले से प्लान किया गया काम था। दूसरे शब्दों में, अयोध्या से आ रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 को जलाने और उस कोच में यात्रा कर रहे कारसेवकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। जाबिर बेहरा ने 5 फरवरी 2003 को अपने बयान में कहा है कि वो सलीम पनवाला के साथ कलाभाई के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लाने गया था। हालांकि पेट्रोल से भरे कैन रजाक कुरकुर के गेस्ट हाउस में रखे थे। सलीम पनवाला फिर स्टेशन ये पता लगाने गया था कि ट्रेन समय पर है या लेट चल रही है। वहां से लौटने के बाद उसने उन्हें बताया कि ट्रेन लगभग 4 घंटे लेट है, इसलिए वो घर चला गया था। वो 27 तारीख की सुबह लगभग 6 बजे फिर से अमन गेस्ट हाउस गया। सलीम पनवाला, शौकत लालू और अन्य लोगों के साथ वो टैंप में कैन लेकर एक केबिन के पास एक जगह गया। उसने आगे बताया कि मोहम्मद लतिका ने कोच S6 और S7 के बीच का वेस्टिब्यूल काट दिया था और उस खुले हिस्से से कोच में घुस गया था और वह भी उसके पीछे पीछे गया था। फिर दोनों ने मिलकर जबरदस्ती कोच S6 का दरवाजा खोला। वे 2 कैन लेकर अंदर गए।
शौकत लालू उनके पीछे पीछे आया और केबिन की तरफ वाले कोच का दरवाजा खोला। उस दरवाजे से इमरान शेरी, रफीक बटुक और शौकत लालू और कैन लेकर कोच के अंदर आए। वे कैन कोच में फेंक दिए गए और उसके तुरंत बाद कोच में आग लग गई। शौकत लालू ने भी 19 अगस्त 2003 को अपने बयान में ये डिटेल्स दी है। सलीम जर्दा ने भी 20 जून 2004 को अपने बयान में कहा है कि वह रात लगभग 9:30 बजे सलीम पनवाला, सिराज बाला, जाबिर और शौकत लालू के साथ कलाभाई के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गया था। उसने मौलवी साहब द्वारा भेजे गए मैसेज का भी जिक्र किया है। चूंकि वो ऐसे बुरे काम में और हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, इसलिए रजाक कुरकुर ने उसे जाने नहीं दिया। उसे गेस्ट हाउस के एक कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। उसने फिर बताया कि अगले दिन सुबह वह जाबिर बेहरा, इरफान, शौकत लालू और अन्य लोगों के साथ पेट्रोल से भरे कैन टेम्पी में रखकर एक केबिन के पास गए थे। रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला भी उनके पीछे पीछे आए थे। इसके बाद उसने ट्रेन पर हमले में कोई हिस्सा नहीं लिया और कुछ दूरी पर खड़ा रहा। इन तीनों लोगों ने अपने बयान वापस ले लिए हैं, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है। जब सबूतों से साबित हुए दूसरे तथ्यों के साथ इन पर विचार किया जाता है, तो इस आरोपी द्वारा कोच S6 को जलाने के तरीके के बारे में दिए गए डिटेल्स सच लगते हैं। इन बयानों से पता चलता है कि रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला दो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने प्लान को अंजाम देने का आयोजन किया था, और जो कुछ भी किया जा रहा था वो पहले से बनाए गए प्लान और मौलवी उमरजी के निर्देशों के अनुसार था। पेट्रोल खरीदना, झूठी अफवाह फैलाना, ट्रेन रोकना और कोच S6 में घुसना जैसे सभी काम साजिश के मकसद को पूरा करने के लिए किए गए थे। इन लोगों द्वारा रची गई साजिश आगे चलकर आतंक फैलाने और प्रशासन को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। कमीशन को गोधरा घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री और या उनके मंत्रिपरिषद के किसी अन्य मंत्री, पुलिस अधिकारियों, अन्य व्यक्तियों और संगठनों की भूमिका और आचरण पर विचार करना जरूरी है। कमीशन को तत्कालीन मुख्यमंत्री और या उनके मंत्रिपरिषद के किसी अन्य मंत्री, पुलिस अधिकारियों की भूमिका और आचरण पर भी विचार करना जरूरी है। 1. किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन से निपटने में जो गोधरा घटना में शामिल पाया गया हो, और 2. सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सुरक्षा, राहत और पुनर्वास प्रदान करने के मामले में, और 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय समय पर दी गई सिफारिशों और निर्देशों के मामले में। ऐसा दिखाने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है कि मुख्यमंत्री और या उनके मंत्रिपरिषद के किसी अन्य मंत्री या पुलिस अधिकारियों ने गोधरा घटना में कोई भूमिका निभाई थी, या सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सुरक्षा, राहत और पुनर्वास प्रदान करने के मामले में, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और निर्देशों का पालन न करने के मामले में उनकी ओर से कोई चूक हुई थी। साजिश में किसी निश्चित धार्मिक या राजनीतिक संगठन की संलिप्तता के बारे में कोई सबूत नहीं है। कुछ व्यक्ति जिन्होंने साजिश में भाग लिया था, वे कोच S6 में आग लगाने के जघन्य कृत्य में शामिल प्रतीत होते हैं। जिन पुलिसकर्मियों को दाहोद से अहमदाबाद तक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी इस लापरवाही के लिए सरकार द्वारा एक जांच की गई और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।